और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2019 की विदाई की मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 2019 की विदाई की पल हमारे सामने हैं। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है, तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है, उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेष करके मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा, कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करे तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं। और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नौजवान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो महसूस करता है कि क्या हो गया। तो एक नए प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार का युग, नए प्रकार की सोच, इसको हमारी युवा पीढ़ी परिलक्षित करती है। आज भारत को इस पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। इन्हीं युवाओं को देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स। उन्होंने कहा था, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, इस आधुनिक जनरेशन में है, मॉडर्न जनरेशन में है। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था, इन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। युवाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और न ही इसका वर्णन किया जा सकता है। यह जीवन का सबसे मूल्यवान कालखंड होता है। आपका भविष्य और आपका जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी युवावस्था का उपयोग किस प्रकार करते हैं। विवेकानंद जी के अनुसार युवा वह है जो एनर्जी और डायनेमिज्म से भरा है और बदलाव की ताकत रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में यह दशक, यह डेकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा, बल्कि युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा। और भारत आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, ये मैं साफ अनुभव करता हूं।
आने वाली 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर जब देश युवा दिवस मना रहा होगा, तब प्रत्येक युवा इस दशक में अपने इस दायित्व पर जरूर चिंतन भी करें और इस दशक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी ले। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से कई लोगों को कन्याकुमारी में जिस रॉक पर स्वामी विवेकानंद जी ने अंतर्ध्यान किया था, वहां पर जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है, उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पिछले 5 दशकों में यह स्थान भारत का गौरव रहा है। कन्याकुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। राष्ट्रभक्ति से भरे हुए आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। स्वामी जी के स्मारक ने हर पंथ, हर आयु के वर्ग के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया है। दरिद्र नारायण की सेवा इस मंत्र को जीने का रास्ता दिखाया है। जो भी वहां गया उसके अंदर शक्ति का संचार हो, सकारात्मकता का भाव जगे, देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो, यह बहुत स्वाभाविक है। हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी भी पिछले दिनों इस 50 वर्ष निमित्त रॉक मेमोरियल का दौरा करके आए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे उपराष्ट्रपति जी भी गुजरात के कच्छ के रण में, जहां एक बहुत ही उत्तम रणोत्सव होता है, उसके उद्घाटन के लिए गए थे। जब हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी भी भारत में ही ऐसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, देशवासियों को उससे जरूर प्रेरणा मिलती है। आप भी जरूर जाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, हम अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद अलुमनाई मीट एक बहुत ही सुहाना अवसर होता है। और अलुमनाई मीट, ये सब नौजवान मिलकर के पुरानी यादों में खो जाते हैं, जिनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे चली जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसी अलुमनाई मीट विशेष आकर्षण का कारण बन जाती है, उस पर ध्यान जाता है और देशवासियों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरूरी होता है। अलुमनाई मीट दरअसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना, यादों को ताजा करना, इसका अपना एक अलग ही आनंद है। और जब इसके साथ शेयर्ड पर्पज हो, कोई संकल्प हो, कोई भावात्मक लगाव जुड़ जाए, फिर तो उसमें कई रंग भर जाते हैं। आपने देखा होगा कि अलुमनाई ग्रुप कभी कभी अपने स्कूलों के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं। कोई कंप्यूटराइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी कर देते हैं, कोई अच्छी लाइब्रेरी बना देते हैं, कोई अच्छी पानी की सुविधाएं खड़ी कर देते हैं, कुछ लोग नए कमरे बनाने के लिए करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं, कुछ न कुछ कर लेते हैं। उनको आनंद आता है कि जिस जगह पे अपनी जिंदगी बनी उसके लिए जीवन में कुछ करना, ये हर किसी के मन में रहता है और रहना भी चाहिए, और इसके लिए लोग आगे भी आते हैं। लेकिन मैं आज किसी एक विशेष अवसर को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मीडिया में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैरवगंज हेल्थ सेंटर की कहानी जब मैंने सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताए बिना रह नहीं सकता हूं। इस भैरवगंज हेल्थ सेंटर के यानी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में हेल्थ चेकअप करवाने के लिए आसपास के गांवों के हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। अब ये कोई बात सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको लगता है इसमें क्या नई बात है, हाँ, आए होंगे लोग। जी नहीं, बहुत कुछ नया है। ये कार्यक्रम सरकार का नहीं था, न ही सरकार का इनिशिएटिव था। ये वहां की KR हाई स्कूल, उसके जो पूर्व छात्र थे, उनकी जो अलुमनाई मीट थी, उसके तहत उठाया गया कदम था और इसका नाम दिया था संकल्प 95। संकल्प 95 का अर्थ है उस हाई स्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का संकल्प। दरअसल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलुमनाई मीट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा। इसमें पूर्व छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उन्होंने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस का।
संकल्प 95 की इस मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कई अस्पताल भी जुड़ गए। उसके बाद तो जैसे जन स्वास्थ्य को लेकर एक पूरा अभियान ही चल पड़ा। निशुल्क जांच हो, मुफ्त में दवाएं देना हो या फिर जागरूकता फैलाने का संकल्प 95 हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। ऐसी बातें जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है, संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के समूह ने स्वास्थ्य सेवा का बीड़ा उठाया, वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर की कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से पूरे इलाके को प्रेरणा दी है। इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर एकजुटता के साथ कोई संकल्प ले तो फिर परिस्थितियों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय पहले तक फूलपुर की ये महिलाएं आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान थी, लेकिन इनमें अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। इन महिलाओं ने कादीपुर के स्वयं सहायता समूह वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके साथ जुड़कर चप्पल बनाने का हुनर सीखा। इससे इन्होंने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के कांटे को निकाल फेंका, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई। ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से अब तो यहाँ चप्पल बनाने का प्लांट भी स्थापित हो गया है, जहाँ आधुनिक मशीनों से चप्पलें बनाई जा रही हैं। मैं विशेष रूप से स्थानीय पुलिस और उनके परिवारों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चप्पलों को खरीदकर इनको प्रोत्साहित किया है। आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हालत मजबूत हुए हैं, बल्कि जीवन स्तर भी ऊंचा उठा है। जब फूलपुर के पुलिस के जवानों की या उनके परिवारजनों की बात सुनता हूं तो आपको याद होगा, मैंने लाल किले से 15 अगस्त को देशवासियों को एक बात के लिए आग्रह किया था और मैंने कहा था कि हम देशवासी लोकल खरीदने का आग्रह रखें। आज फिर से एक बार मेरा सुझाव है, क्या हम स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोत्साहन दे सकते हैं? क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं? क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी प्रतिष्ठा और शान से जोड़ सकते हैं? क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियों के लिए समृद्धि लाने का माध्यम बन सकते हैं? साथियों, महात्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो, गरीब से गरीब के जीवन में समृद्धि लाता हो। 100 साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। इसका एक लक्ष्य था भारतीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। 2022 में हम हमारी आजादी के 75 साल पूरे करेंगे। जिस आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं, उस भारत को आजाद कराने के लिए लक्षावधि सपूतों ने, बेटे बेटियों ने अनेक यातनाएं सही है, अनेकों ने प्राण की आहुति दी है। लक्षावधि लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण जो आजादी मिली, जिस आजादी का आज हम भरपूर लाभ उठा रहे हैं, आजाद जिंदगी हम जी रहे हैं, और देश के लिए मर मिटने वाले, देश के लिए जीवन खपाने वाले नामी अनामी अनगिनत लोग, शायद मुश्किल से हम बहुत कम ही लोगों के नाम जानते होंगे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को लेकर के, आजाद भारत के सपनों को लेकर के, समृद्ध, सुखी, संपन्न आजाद भारत के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं।
कम से कम ये 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रही बने। भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक, आजादी के 75 साल हो तब तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए। स्थान स्थान पर नौजवान आगे आए, छोटे छोटे संगठन बनाएं, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें, आओ हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे, देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, वही मेरे आजाद भारत का सुहाना पल हो। इन सपनों को लेकर के हम चलें। मेरे प्यारे देशवासियों, यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के नागरिक आत्मनिर्भर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें। मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिमायत प्रोग्राम। हिमायत दरअसल स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़ा है। इसमें 15 से 35 वर्ष तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के वे लोग हैं जिनकी पढ़ाई किसी कारण पूरी नहीं हो पाई, जिन्हें बीच में ही स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के बहुत अच्छा लगेगा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 2 सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग अलग ट्रेड में प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 5,000 लोग तो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े हैं। हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानियां सुनने को मिली है, वे सचमुच हृदय को छू लेती हैं। परवीन फातिमा तमिलनाडु के तिरुपुर की एक गारमेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद सुपरवाइजर कम कोऑर्डिनेटर बनी है। 1 साल पहले तक वह करगिल के एक छोटे से गांव में रह रही थी। आज उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया, आत्मविश्वास आया, वो आत्मनिर्भर हुई है और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसर लेकर आई है। परवीन फातिमा की तरह ही हिमायत प्रोग्राम ने लेह लद्दाख क्षेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बदला है और ये सभी आज तमिलनाडु के उसी फार्म में काम कर रहे हैं। इसी तरह हिमायत डोडा के फियाज अहमद के लिए वरदान बन करके आया। फियाज ने 2012 में 12वीं की परीक्षा पास की, लेकिन बीमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। फियाज 2 साल तक हृदय की बीमारी से जूझते रहे। इस बीच उनके एक भाई और एक बहन की मृत्यु भी हो गई। एक तरह से उनके परिवार पर परेशानियों का पहाड़ टूट गया। आखिरकार उन्हें हिमायत से मदद मिली। हिमायत के जरिए आईटीज यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नौकरी कर रहे हैं। फियाज अहमद की ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो उन्होंने साथ साथ जारी रखी, वो भी अब पूरी होने वाली है। हाल ही में हिमायत के एक कार्यक्रम में उन्हें अपना अनुभव साझा करने के लिए बुलाया गया। अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आंखों में से आंसू छलक आए। इसी तरह अनंतनाग के रकीब उल रहमान आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैंप लगा था, मोबिलाइजेशन कैंप, उसके जरिए हिमायत कार्यक्रम का पता चला। रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखिला ले लिया। यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉरपोरेट हाउस में नौकरी कर रहे हैं। हिमायत मिशन से लाभान्वित प्रतिभाशाली युवाओं के ऐसे कई उदाहरण हैं जो जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के प्रतीक बने हैं। हिमायत कार्यक्रम सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नौकरी देने वाली कंपनियां और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का आदर्श उदाहरण है। इस कार्यक्रम ने जम्मू कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 तारीख को हमने इस दशक का
आखिरी सूर्य ग्रहण देखा। शायद सूर्य ग्रहण की इस घटना के कारण ही माय गॉव पर रिपुन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट लिखा है। वे लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरा नाम रिपुन है। मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूं, लेकिन इन दिनों साउथ में काम करता हूं। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे याद है हमारे क्षेत्र में आसमान साफ होने की वजह से हम घंटों आसमान में तारों पर टकटकी लगाए रखते थे। स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब मैं एक प्रोफेशनल हूं और अपनी दिनचर्या के कारण मैं इन चीजों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूं। क्या आप इस विषय पर कुछ बात कर सकते हैं क्या? विशेष रूप से एस्ट्रोनॉमी को युवाओं के बीच में कैसे पॉपुलर किया जा सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सुझाव बहुत आते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है। वैसे विज्ञान पर कई पहलुओं पर बातचीत करने का मौका मिला है, खास करके युवा पीढ़ी के आग्रह पर मुझे बात करने का अवसर मिला है, लेकिन ये विषय तो अछूता ही रहा था। और अभी 26 तारीख को ही सूर्य ग्रहण हुआ है, तो लगता है कि शायद इस विषय में आपको भी कुछ न कुछ रुचि रहेगी। तमाम देशवासियों, विशेष तौर पर मेरे युवा साथियों की तरह मैं भी जिस दिन 26 तारीख को सूर्य ग्रहण था, तो देशवासियों की तरह मुझे भी, और जैसे हमारी युवा पीढ़ी के मन में जो उत्साह था वैसा मेरे मन में भी था, और मैं भी सूर्य ग्रहण देखना चाहता था। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि उस दिन दिल्ली में आसमान में बादल छाए हुए थे और मैं वो आनंद तो नहीं ले पाया। हालांकि टीवी पर कोझिकोड और भारत के दूसरे हिस्सों में दिख रहे सूर्य ग्रहण की सुंदर तस्वीरें देखने को मिली। सूर्य चमकती हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था, और उस दिन मुझे कुछ इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संवाद करने का अवसर भी मिला। और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, और इसलिए इसका आकार पूरी तरह से सूर्य को ढक नहीं पाता। इस तरह से एक रिंग का आकार बन जाता है। यह सूर्य ग्रहण एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स, जिसे वलय ग्रहण या कुंडल ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम पृथ्वी पर रहकर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोलीय पिंड घूमते रहते हैं। चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहण के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। साथियों, भारत में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान का बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। आकाश में टिमटिमाते तारों के साथ हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग स्थानों में बहुत ही भव्य जंतर मंतर है, देखने योग्य है। और इस जंतर मंतर का एस्ट्रोनॉमी से गहरा संबंध है। महान आर्यभट्ट की विलक्षण प्रतिभा के बारे में कौन नहीं जानता। अपनी कालक्रिया में उन्होंने सूर्य ग्रहण के साथ साथ चंद्र ग्रहण की भी विस्तार से व्याख्या की है, वो भी फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल दोनों ही एंगल से की है। उन्होंने मैथमेटिकली बताया कि पृथ्वी की छाया या शैडो की साइज का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ग्रहण के ड्यूरेशन और एक्सटेंट को कैलकुलेट करने की भी सटीक जानकारियां दी। भास्कर जैसे उनके शिष्यों ने इस स्पिरिट को और इस नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए। बाद में 14वीं 15वीं सदी में केरल में संगमग्राम के माधव, इन्होंने ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों की स्थिति की गणना करने के लिए कैलकुलस का उपयोग किया। रात में दिखने वाला आसमान सिर्फ जिज्ञासा का ही विषय नहीं था, बल्कि गणित की दृष्टि से सोचने वालों और वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स था। कुछ वर्ष पहले मैंने प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेस इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे, उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। आधुनिक युग में उसी मालम की पोथी को, और वो भी गुजराती पांडुलिपियों का संग्रह, जिसमें प्राचीन नेविगेशन टेक्नोलॉजी का वर्णन करती है, और उसमें बार बार मालम ने पोथी में
आसमान का, तारों का, तारों की गति का वर्णन किया है और ये साफ बताया है कि समंदर में यात्रा करते समय तारों के सहारे दिशा तय की जाती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने का रास्ता तारे दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत काफी आगे है और हमारे इनिशिएटिव्स पाथ ब्रेकिंग भी है। हमारे पास पुणे के निकट विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है। इतना ही नहीं, कोडाईकनाल, उदगमंडलम, गुरु शिखर और हानतेल लद्दाख में भी पावरफुल टेलीस्कोप है। 2016 में बेल्जियम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैंने नैनीताल में 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उद्घाटन किया था। इसे एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहा जाता है। इसरो के पास एस्ट्रोसेट नाम का एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। सूर्य के बारे में रिसर्च करने के लिए इसरो आदित्य के नाम से एक दूसरा सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाला है। खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचीन ज्ञान हो या आधुनिक उपलब्धियां, हमें इन्हें अवश्य समझना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। आज हमारे युवा वैज्ञानिकों में न केवल अपने वैज्ञानिक इतिहास को जानने की ललक दिखाई पड़ती है, बल्कि वे एस्ट्रोनॉमी के भविष्य को लेकर भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। हमारे देश के प्लेनेटोरियम नाइट स्काई को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रूप में विकसित करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। कई लोग एमेच्योर टेलीस्कोप्स को छतों या बालकनीज में लगाते हैं। स्टार गेजिंग से रूरल कैंप्स और रूरल पिकनिक को भी बढ़ावा मिल सकता है और कई ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो एस्ट्रोनॉमी के क्लब भी गठन करते हैं और उस प्रयोग को आगे भी बढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी संसद को लोकतंत्र के मंदिर के रूप में हम जानते हैं। एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजा है, उन्होंने पिछले 60 साल के सारे विक्रम तोड़ दिए हैं। पिछले 6 मास में 17वीं लोकसभा के दोनों सत्र बहुत ही प्रोडक्टिव रहे हैं। लोकसभा ने तो 114% काम किया, तो राज्यसभा ने 94% काम किया और इससे पहले बजट सत्र में करीब 135% काम किया था। देर देर रात तक संसद चली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी सांसद इसके लिए बधाई के पात्र है, अभिनंदन के अधिकारी है। आपने जिन जनप्रतिनिधियों को भेजा है, उन्होंने 60 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतना काम होना अपने आप में भारत के लोकतंत्र की ताकत का भी और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी परिचायक है। मैं दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सांसदों को उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की गति केवल ग्रहण तय नहीं करती है, बल्कि कई सारी चीजें भी इससे जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि सूर्य की गति के आधार पर जनवरी के मध्य में पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाएंगे। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर असम तक लोग अनेक त्योहारों का जश्न मनाएंगे। जनवरी में बड़े ही धूमधाम से मकर संक्रांति और उत्तरायण मनाया जाता है। इनको ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। इसी दौरान पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू भी मनाए जाएंगे। ये त्योहार किसानों की समृद्धि और फसलों से बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। ये त्योहार हमें भारत की एकता और भारत की विविधता के बारे में याद दिलाते हैं। पोंगल के आखिरी दिन महान तिरुवल्लुवर की जयंती मनाने का सौभाग्य हम देशवासियों को मिलता है। यह दिन महान लेखक, विचारक संत तिरुवल्लुवर जी को, उनके जीवन को समर्पित होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2019 की ये आखिरी मन की बात है। 2020 में हम फिर मिलेंगे। नया वर्ष, नया दशक, नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह। आइए चल पड़े। संकल्प की पूर्ति के लिए सामर्थ्य जुटाते चले। दूर तक चलना है, बहुत कुछ करना है। देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।
130 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके संकल्प पर अपार श्रद्धा रखते हुए आओ हम चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।